खैर, सीरिया के राष्ट्रपति बहुत खुश हैं। हालांकि ये वो शब्द नहीं है जो किसी तथाकथित पूर्व आईसिस और अल कायदा आतंकवादी के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन चलिए खुद उनकी जुबानी सुनते हैं। आज सीरिया अपने अतीत के एक काले दाग को मिटा रहा है और एक दर्दनाक अध्याय को पीछे छोड़कर विकास, पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। मैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उन सभी मित्रवत और सहयोगी देशों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने हमारे साथ खड़े होकर हमारा समर्थन किया। रूथी, तुम्हारा हैती कैंपर शब्द यहाँ कई मायनों में प्रासंगिक है, क्योंकि वो खुश है क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका दशकों के बाद ने सीरिया को आतंकवाद समर्थक देशों की सूची से हटा दिया। अब आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों की सूची, जो कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये कांग्रेस के कानून में है, ये सीरियाई सरकार के साथ आपके व्यवहार पर हर तरह की पाबंदियां लगाती है और ये असद तक जाता है। मुझे लगता है कि ये असद सीनियर तक भी जाता है। हाफिज अल असद, जो सीरिया के क्रूर तानाशाह थे, मेरा ख्याल है 1970 से, और असल में उन्होंने अपना आतंक का शासन अपने बेटे को सौंप दिया जब तक कि उनके बेटे को मौजूदा व्यक्ति ने सत्ता से नहीं हटा दिया। और इसलिए ये प्रतिबंध अमेरिका द्वारा सीरिया को आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश घोषित करना सीरियाई लोगों के सिर पर बहुत लंबे समय से है। और आप समझ सकते हैं कि मौजूदा व्यक्ति इतना खुश क्यों है कि अमेरिकियों ने इसे हटा दिया। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि यही व्यक्ति, सीरियाई राष्ट्रपति अशारा, खुद आतंकवादी घोषित समूहों का सदस्य था। वो अल कायदा और आईएसआईएस जैसे संगठनों में था। और ये तथ्य कि वो सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में अमेरिका द्वारा हटा दिया गया है सूची से, ये लगभग उसकी नज़र में किसी चमत्कार जैसा है। ठीक है, आप बिल्कुल सही हैं। और खास तौर पर क्योंकि जब से उन्होंने पिछले साल सत्ता संभाली है, वे सीरिया में कुर्दों का हिंसक रूप से नरसंहार कर रहे हैं। अब ये क्यों प्रासंगिक है? ये इसलिए प्रासंगिक है, सबसे पहले क्योंकि वो एक हत्यारा है, एक जनसंहारक है। अब ये सच है कि असद भी एक जनसंहारक था, शायद उससे भी बुरा। लेकिन बात ये है, अभी मध्य पूर्व में तरह-तरह के अजीब गठबंधनों के बीच बड़ा नाजुक संतुलन बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए 1 मिनट के लिए इस बात के बारे में बात करते हैं कि विदेश विभाग की इस घोषणा का समय भी एक दिलचस्प घटनाक्रम के साथ मेल खाता है। टॉम बराक के साथ अमेरिका के तुर्की में राजदूत टॉम बराक, जिनके पास और भी कई विशेष दूत की भूमिकाएं हैं, निम्नलिखित इंटरव्यू देने के बाद उन्हें वॉशिंगटन वापस बुला लिया गया। सीरिया के गोलान में वे अभी भी गोलान पर कब्जा किए हुए हैं, संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के खिलाफ, पूरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के खिलाफ, जिसने कहा है कि गोलान सीरिया का है। तो ये घुसपैठ कब तक चलती रहेंगी? जब तक माहौल ठंडा नहीं हो जाता। ठीक है, तो मैं उस क्लिप में जो छूट गया था वो ये था कि उन्होंने कहा कि ये सब इजराइल कर रहा है। और अब मार्क, आप आगे बताइए। तो आपसे अलग रूथी, जिनका एक शानदार करियर रहा है एक पत्रकार, कॉलमिस्ट और लेखक के रूप में, मैंने अपना ज़्यादातर जीवन इजराइल की राजनयिक सेवा में बिताया है और मुझे पता है कि एक राजदूत को क्या करना चाहिए। एक राजदूत को अपनी सरकार के विचारों का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करना चाहिए। और अगर आप इजराइल के राजदूत हैं तो आपका काम इजराइल सरकार का प्रतिनिधित्व करना है, और अगर आप अमेरिकी राजदूत हैं तो आपका काम अमेरिकी प्रशासन का प्रतिनिधित्व करना है। और ये राष्ट्रपति ट्रंप थे जिन्होंने अपने पहले कार्यकाल में गोलान हाइट्स पर इजरायली संप्रभुता को मान्यता दी थी, जिसे पूरे इजराइल में, चाहे वामपंथी हों या दक्षिणपंथी, सभी ने सराहा था, है ना? हर कोई समझता है कि गोलान हाइट्स इजराइल की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है, और ये कि इसे सीरिया को वापस देने का विचार वो ऐसा है जिसे ज्यादातर इजरायली बिल्कुल भी सोचने के लिए तैयार नहीं है। और जब ट्रंप ने गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता दी तो न सिर्फ इजराइल के लोगों ने उसका स्वागत और सराहना की, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था। और गोलान हाइट्स पर एक बस्ती भी है जिसका नाम ट्रंप के नाम पर रखा गया है। इब्रानी में इसे रमात ट्रंप कहा जाता है। ये गोलान हाइट्स की नई बस्तियों में से एक है। और असल में राजदूत ने गलत बोल गए थे और इसी वजह से उन्हें वॉशिंगटन वापस बुलाया गया। और इसी वजह से मुझे लगता है
कि उन्होंने अपने बयान को स्पष्ट किया, लेकिन गोलान हाइट्स को कब्जा किया हुआ सीरियाई इलाका कहकर वो राजदूत के तौर पर अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे थे, जो कि देश का प्रतिनिधित्व करना है। जिन लोगों ने उन्हें राजदूत बनाकर भेजा है, उनकी राय का सही तरीके से प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, और वो हैं व्हाइट हाउस और स्टेट डिपार्टमेंट। नहीं, बिल्कुल सही, और इसी वजह से इतना बड़ा हंगामा हुआ था। लेकिन जो दिलचस्प बात है वो ये है कि जो बातें हमें नहीं पता, दोनों ही मामलों में बुरी हैं। ठीक है, ये बहुत बुरा है कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थिति, अपनी ही प्रशासन की स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर उन्हें गोलान हाइट्स पर इजराइल की संप्रभुता को, अमेरिका की मान्यता के बारे में पता नहीं था, तो वो भी काफी बुरा है। अगर आप एक राजदूत हैं और आप मार्क, आपको ये पता होना चाहिए। मेरा मतलब है, जब आपको अपने देश से दुनिया भर में भेजा जाता है और ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा देश है, आपको पता होना चाहिए, आपको अपनी तैयारी करनी चाहिए, है ना? खासकर जब ये आपके अपने देश से जुड़ा हो। तो मुझे लगता है कि ये 100% सही है। अब चलिए स्पष्ट करते हैं। मैं समझ सकता हूं कि शायद उस आदमी को क्यों भ्रम हुआ और ये चूक क्यों हुई, क्योंकि चलिए स्पष्ट करते हैं। उसके बॉस, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने नए सीरियाई नेता को, उस आदमी को जिसने अल-कायदा और आईएसआईएस में जड़ें रखी हैं, कहा है। हाँ अशारा, राष्ट्रपति ट्रंप ने उसे एक युवा आकर्षक नेता कहा है। उन्होंने उसे एक कठिन इलाके के लिए एक मजबूत आदमी कहा है। दूसरे शब्दों में मेरा मानना है कि राष्ट्रपति उनसे 2 बार मिल चुके हैं, एक बार व्हाइट हाउस में और उससे पहले सऊदी अरब में। और ये नया सीरियाई नेता, ये नया सीरियाई शासन निश्चित रूप से तुर्की के साथ बहुत दोस्ताना है, और जैसा कि हम जानते हैं, राष्ट्रपति के तुर्की के राष्ट्रपति के साथ भी खास संबंध है। और बराक तुर्की में अमेरिकी राजदूत है, साथ ही सीरिया में भी उनकी एक विशेष भूमिका है। और इसलिए शायद, मेरा मतलब है, जो राजदूत ने किया वो ये था कि उन्होंने अपनी सीमाओं को पार कर दिया। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप नए सीरियाई शासन के प्रति अच्छा व्यवहार करना चाहते हैं, ये तो तय है। नहीं, बिल्कुल, लेकिन साथ ही आप जानते हैं, मुझे लगता है कि आप मुझे सही कर सकते हैं अगर मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ राजदूतों में थोड़ा बहुत वो चीज़ विकसित हो जाती है जिसे हम स्टॉकहोम सिंड्रोम कहते हैं। उनका टर्की में राजदूत बनना शायद एक गलती थी, क्योंकि वो टर्की के इतने मुरीद थे कि शायद उन्हें लगा, ऐसा कहकर शायद वो उस देश के प्रति एक लगाव महसूस करते हैं जहां वो अमेरिकी राजदूत के रूप में सेवा दे रहे हैं, बजाय इसके कि उल्टा हो। ये सब कहने के बाद, ठीक है, स्पष्ट कर दिया, हमें नहीं पता कि उन्हें निकाला जाएगा या नहीं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो है उनके बॉस, और निश्चित रूप से उनके सबसे बड़े बॉस है राष्ट्रपति ट्रंप। लेकिन उनके प्रत्यक्ष बॉस मार्को रूबियो हैं, जो विदेश मंत्री हैं, क्योंकि आखिरकार राजनयिक उसी के अधीन आते हैं, सही है? और जो दिलचस्प है वो ये है कि मार्को रूबियो लगभग उसी समय, जब गोलान हाइट्स के बारे में उनके बयान पर इतना गुस्सा था, ये लगभग उसी समय हुआ जब मार्को रूबियो के विदेश विभाग ने सीरिया को आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से हटा दिया। तो ये एक दिलचस्प बात थी। दिलचस्प विकास था कि ये दोनों एक ही समय पर हुए। मैं कहूँगी कि ये बहुत ही चिंता की बात है, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है, आपने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप अशारा के साथ कुछ हद तक दोस्ताना है। वैसे उनका नाम, उनका जंगी नाम अल जौलानी है, और अल जौलानी, जौलानी का मतलब है गोलान हाइट्स, क्योंकि उसकी हमेशा से पूरी गोलान हाइट्स पे कब्जा करने की मंशा थी। और वैसे भी वो निश्चित रूप से इजराइल विरोधी है, जैसे कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी हैं। मैं बस एक किस्सा बताऊंगी, मैं उन लोगों को बताऊंगी जिन्हें शायद याद ना हो। जब अशारा व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने गए थे, और अब जाहिर है वो टाई पहनने वाला आतंकवादी है, और अब वो सूट और टाई में है। बिल्कुल, ये मेरी राय है कि वो अब भी एक आतंकवादी है। ट्रंप बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा तुम बहुत हैंडसम हो, वगैरह वगैरह। लेकिन ट्रंप का एक परफ्यूम ब्रांड भी है, एक पुरुषों के लिए और एक महिलाओं के लिए, और उन्होंने परफ्यूम की ये बॉटल निकाली। वैसे ये बहुत महंगे होते हैं, मुझे कीमत याद नहीं है, लेकिन मैंने एक दिन अमेज़न पर देखी थी। उन्होंने ये परफ्यूम की बॉटल निकाली ताकि अशारा को गिफ्ट में दे सके, लेकिन देने से पहले उन्होंने उस परफ्यूम को अशारा पर छिड़क दिया, और अशारा हैरान रह गए, क्योंकि आप जानते हैं अरब नेता ऐसे व्यवहार के आदी नहीं होते, जैसे कि हम सब यहाँ दोस्त हैं। लेकिन जाहिर है ये तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो अशारा कुछ कर भी नहीं सकते थे, बस स्वीकार करना पड़ा। उन पर परफ्यूम छिड़का गया, और फिर ट्रंप ने कहा लेकिन मेरे पास महिलाओं के लिए भी अपना वर्जन है, आपकी पत्नी के लिए। और फिर उन्होंने ट्रंप को रोकते हुए पूछा, आपकी कितनी पत्नियां हैं?
और अशादा ने कहा सिर्फ एक। और फिर ट्रंप ने कहा अच्छा आप लोगों के साथ तो कभी पता नहीं चलता। और आप इसे एक तरह का रूखा बयान या कुछ ऐसा कह सकते हैं, मुझे नहीं पता आप क्या कहेंगे, लेकिन ये बहुत सलीके वाली बात नहीं थी। अब हम जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप इतने सलीके से बात करने वाले नहीं हैं, लेकिन ये सच में मेरे जैसे लोगों के लिए बहुत मजेदार पल था। अब गोलान हाइट्स खबरों में सिर्फ इसी वजह से नहीं है, ये इसलिए भी है क्योंकि इजराइल ने सीरिया में तुर्की के सैन्य जमावड़े पर हमला किया। और तुर्की ज़ाहिर है इस बात से इनकार करता है कि वो कोई सैन्य जमावड़ा थी, और बाकी सभी भी ऐसा ही कहते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका इससे खुश नहीं था, वगैरह वगैरह। और इजराइल ने कहा, इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा, हम अब और खुद को इसकी इजाज़त नहीं देंगे, हम हर खतरे को शुरुआत में ही खत्म कर देंगे। और हमारे पास गंभीर खुफिया जानकारी थी जिससे पता चलता था कि तुर्की सीरिया में क्या कर रहा था। तो ये यहाँ एक अहम पहलू है। और वैसे यही वो स्रोत या कारण था जिसकी वजह से हमने अभी-अभी टॉम बराक के साथ जो इंटरव्यू देखा, वो असल में उसी विषय पर था। क्या वो इजरायली हमला तुर्की ठिकानों पर था? तो सबसे पहले मैं जवाब दूंगा, मुझे परफ्यूम की घटना का जिक्र करना होगा, क्योंकि जैसा आपने कहा वो वाकई में एक खासा मनोरंजक पल था। और आप सही है, डोनाल्ड ट्रंप अपनी कूटनीतिक समझदारी के लिए नहीं जाने जाते। वो जैसा देखते हैं वैसा ही बोल देते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि उनमें एक खास कूटनीतिक समझदारी की कमी है। दूसरी तरफ शायद उनकी सीधी बात करने की आदत के कुछ राजनीतिक और कूटनीतिक फायदे भी है। लेकिन चलिए वापस चलते हैं। यहाँ दो मुद्दे हैं जहाँ इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मतभेद है। पहला मुद्दा यह है कि आप सीरियाई शासन को कैसे देखते हैं। तो इजरायली, जिनमें हम दोनों भी शामिल हैं, इस नए सीरियाई नेता को लेकर बहुत संदेहपूर्ण है। आप उसे सूट और टाई में एक आतंकवादी कहते हैं। ये एक ऐसा आदमी है जिसका बैकग्राउंड, जैसा कि हमने कहा, कट्टर इस्लामी उग्रवाद, ISIS, अल-कायदा आदि में है। और उसने सीरिया में सत्ता हासिल कर ली है, और वो चाहता है कि दुनिया ये सोचे कि ये सब उसके अतीत में था, उसके भविष्य में नहीं। और सच तो ये है रुथी कि कुल मिलाकर वो बहुत संयमित व्यवहार कर रहा है, और कुल मिलाकर कुछ अपवादों को छोड़कर वो एक जिम्मेदार नेता की भूमिका निभा रहा है। और मेरे जैसे संशयवादी इजरायली कहेंगे, खैर, वो संयमित व्यवहार कर रहा है क्योंकि वो कमजोर है, क्योंकि उस कुछ दिनों के अंतराल में जब बाहर जा रही असद तानाशाही और आने वाली अशारा की नई सरकार के बीच समय था, इजरायली वायुसेना ने एक गंभीर अभियान चलाया, सीरियाई वायु रक्षा को नष्ट किया, सीरियाई वायुसेना को नष्ट किया, सीरियाई नौसेना को नष्ट किया, सीरियाई हथियारों को नष्ट किया, भंडार, उनके शस्त्रागार, उनकी मिसाइलें, रासायनिक हथियार जिनके होने से वे इनकार करते रहे। हाँ, उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन यह स्पष्ट है कि उनके पास थे। हाँ, दूसरे शब्दों में उसने बिना सेना वाले देश पर कब्जा कर लिया, बिना नौसेना के, बिना वायुसेना के, बिना सेना के। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इजराइल ने सही कहा, बिल्कुल सही कहा, कि ये आदमी आइसिस से जुड़ा रहा है, ये आदमी अलकायदा से जुड़ा रहा है, और नतीजतन हम नहीं चाहते कि ये आदमी किसी भी ऐसे हथियार प्रणाली का प्रभारी हो जो इजराइल को नुकसान पहुंचा सके। और इसलिए उसने बिना किसी शस्त्रागार के, बिना किसी सेना के एक देश पर कब्जा कर लिया है, और वो अभी नरमी से पेश आ रहा है। और मुझे लगता है कि कई इजरायली जो उसके बारे में संदेह रखते हैं, वे सच में मानते हैं कि वो सिर्फ इसलिए अच्छा और सतर्क बन रहा है क्योंकि वो कमजोर है। और अगर हम उसे फिर से अपनी ताकत दिखाने, फिर से निर्माण करने और सीरियाई ताकत को फिर से स्थापित करने का समय देते हैं, तो हम असली अशारा को देखेंगे, और वो अच्छा नहीं रहेगा। और जो लोग यूरोपीय इतिहास जानते हैं उन्हें पता है कि जब हिटलर 1933 में सत्ता में आया था, तब वो भी बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था। वो पोलैंड के साथ शांति की बातें करता था, वो यूनाइटेड किंगडम के साथ भी शांति की बातें करता था, वो तो इन देशों के साथ संधियां करना चाहता था, गैर आक्रामकता की संधियां, सहयोग की संधियां, हथियारों की सीमा की संधियां, क्योंकि वो कमजोर था। लेकिन जाहिर है, जब नाजी अपनी ताकत को मजबूत कर लेते हैं, जब वे वेहरमाख्ट को मजबूत करते हैं, जब वे जर्मन सेना को मजबूत करते हैं, तब वे असली रूप में सामने आ जाते हैं कि वे असल में क्या है। और मुझे लगता है कि इजरायली डर यही है कि सीरियाई नेता भी ठीक यही कर रहा है। अमेरिका कम से कम अपने सार्वजनिक बयानों में खुद राष्ट्रपति उस शासन को संदेह का लाभ दे रहे हैं। जैसा कि हमने कहा, उन्होंने इस नए आदमी की तारीफ की है जैसे कि वो ताज़ी हवा का झोंका हो, और कह रहे हैं कि वो बदल गया है। और उनकी तर्क शक्ति टोनी ब्लेयर वाली होगी, जो ये है कि आप जानते हैं, टोनी ब्लेयर जब ऑक्सफोर्ड में थे तो उन्होंने ट्रॉट्स्कीवाद और उससे भी अधिक कट्टर समाजवाद की ओर थोड़ा झुकाव रखा था।
और जाहिर है जब तक वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने तब तक वो एक काफी अधिक मध्यमार्गी सोशल डेमोक्रेट बन चुके थे, लेबर पार्टी के एक बहुत ही मध्यमार्गी नेता। और लोग कहते हैं कि जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं वे अधिक परिपक्व हो जाते हैं और जिम्मेदारी उनके व्यक्तित्व और विचारधारा को संतुलित कर देती है। और अमेरिकियों का सार्वजनिक रूप से यही कहना लगता है, ट्रंप से मुझे यही आभास होता है कि इस आदमी को संदेह का लाभ मिलना चाहिए और वो बदल गया है। जैसा कि मैंने कहा, इजरायली लोग आश्वस्त नहीं है। खैर, इसकी वजह है। मैं कभी भी टोनी ब्लेयर और अशारा के बीच तुलना नहीं करूंगी, और मैं अशारा की तुलना एडोल्फ हिटलर से करूंगी। उसकी वजह है टोनी ब्लेयर। ठीक है, वो एक छात्र थे, और वो जैसे बहुत से छात्र होते हैं, उनके दिमाग में भी बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ थी, और समाजवाद भी एक बेवकूफ़ी है, वगैरह वगैरह। और वो, लेकिन आप जानते हैं, वो आदर्शवाद था, है ना? आदर्शवाद एक चीज़ है, और युवाओं में ये अक्सर होता है। और जब वो बड़े हो जाते हैं और ज़्यादा सीखते हैं, और जैसे आप कहती हैं, जब वो सत्ता में आते हैं, तो वो इन चीज़ों को संतुलित कर लेते हैं। लेकिन ये बात कट्टर इस्लामवाद के लिए उतनी ही सच नहीं है जितनी नाजीवाद के लिए नहीं थी। और यही वजह है कि मैं इसका तुलना टोनी ब्लेयर से करना सही नहीं मानती। और हाँ, ये सच है कि ट्रंप उन्हें संदेह का लाभ देना चाहते हैं, और ये भी सच है कि पश्चिम अभी भी इसे अपनी मोटी बुद्धि में नहीं बैठा पाया है कि इस्लाम, आप जानती हैं, इस्लामवाद, फिर से कहूंगी, इस्लाम नहीं बल्कि इस्लामवाद, हालांकि मध्य पूर्व के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी जड़ें पूरी तरह कुरान और इस्लाम में हैं। लेकिन मैं उस बहस में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे धर्म के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। वो एक धार्मिक चर्चा है। लेकिन इस्लामवाद, राजनीतिक इस्लाम, सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता क्योंकि आप पश्चिम के साथ समझौते कर लेते हैं। इसके विपरीत इस्लामवादी तकिया का इस्तेमाल करते हैं, यानी अस्थायी और भ्रामक समझौते करते हैं, ताकि वे फिर से खुद को मजबूत बना सकें, जैसा आपने कहा। लेकिन एक समूह है जो राष्ट्रपति ट्रंप से पूरी तरह असहमत होगा, और इस बात से कि अशारा ने अपने विचारों में कोई नरमी लाई है या वो पहले जैसा नहीं रहा, इस बात से भी द्रूज पूरी तरह असहमत हैं। और सीरिया के द्रूज इसको लेकर बहुत चिंतित हैं। वे अशारा के निशाने पर हैं, और वे चिंतित हैं, और वास्तव में उनका इजराइल के प्रति लगाव है। वे विचारधारा के स्तर पर और एक स्वाभाविक गठबंधन के रूप में भी इजराइल से अधिक जुड़ना चाहते हैं, और इसलिए वे बहुत बहुत चिंतित हैं। यह सिर्फ इजराइल की बात नहीं है। और एक और बात यह है कि जबकि इजराइल ने वो सारी चीज़ें नष्ट कर दी जो आपने कही थी, जैसे उनकी सेना की रक्षा प्रणाली वगैरह, अभी अभी ये घोषणा की गई है कि सीरिया में अब भी परमाणु सामग्री मौजूद है। तो क्या आप इस पर 1 मिनट के लिए बात कर सकती हैं? मैं करूंगा, और मैं सबसे पहले दूसरी बात कहना चाहता हूं। मैं एक तरफा बोल रहा था, इसलिए मैंने खुद को रोक लिया। लेकिन मैंने कहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल के बीच दो अंतर हैं, और एक सीरियाई राष्ट्रपति और वहां के नए शासन की प्रकृति को लेकर है। दूसरा, जिसके बारे में हमने चर्चा नहीं की है, वो है तुर्कों को लेकर हमारा मतभेद। और ट्रंप, आप जानते हैं, तुर्की के राष्ट्रपति को पसंद करते हैं। ट्रंप उन्हें एक दोस्त के रूप में, एक मजबूत नेता के रूप में देखते हैं। तुर्की नाटो का सदस्य है। तुर्की एक मजबूत देश है, एक क्षेत्रीय शक्ति है, और ऐसा लगता है कि उन्हें तुर्की नेता के साथ अपने संबंध पसंद है, और वो अमेरिका के दोस्त हैं। तुर्की गठबंधन और इजराइल निश्चित रूप से तुर्की के बारे में कहीं अधिक नकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। अगर अमेरिका तुर्की को एक दोस्त और सहयोगी के रूप में देखता है, अगर ट्रंप तुर्की के राष्ट्रपति को एक दोस्त के रूप में देखते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसके साथ काम किया जा सकता है, इजराइल तुर्की को एक समस्या पैदा करने वाले के रूप में देखता है। अब यहाँ आपने जो पहले कहा है उसमें बारीकी है, आपकी स्थिति और मेरी स्थिति में। मुझे नहीं लगता कि तुर्की ईरान जितना बुरा है। मैं इसमें फर्क करता हूँ। हाँ, इजराइल में बहुत से लोग, और मैं आपको अपनी बात कहने दूंगा, सोचते हैं कि तुर्की नया ईरान है। हाँ, ईरान हार जाएगा और तुर्की उठ खड़ा होगा, और सारे कट्टरपंथी तुर्की के चारों ओर एकजुट हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं मानता, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। मुझे लगता है कि तुर्की कहीं ज्यादा यथार्थवादी शक्ति राजनीति करता है। मुझे लगता है कि वे फिर से वर्चस्व स्थापित करने, उस्मानी साम्राज्य के दावों पर लौटने, मध्य पूर्व के बड़े हिस्सों को नियंत्रित करने और यहाँ अपना प्रभाव क्षेत्र बनाने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि वे नए सीरियाई शासन के मित्र और सहयोगी हैं।
और यहाँ हमें एक पल के लिए उस इजरायली सैन्य हमले, वायुसेना के हमले के बारे में बात करनी होगी जो उत्तरी तुर्की के एक एयरबेस पर हुआ था। माफ कीजिए, उत्तरी सीरिया, दक्षिण में नहीं, गोलान हाइट्स में नहीं, जहां हमने पहले लड़ाई देखी है, लेकिन सीरिया के उत्तरी हिस्से में, तुर्की सीमा के बहुत करीब। जहां ऐसी रिपोर्टें थीं कि तुर्की सैनिक या तुर्की सेना सीरिया में अपनी पकड़ बनाने जा रही है, यानी वहां एक और मौजूदगी कायम करने। और मुझे लगता है कि इजराइल के लिए ये एक लाल रेखा पार करना है, क्योंकि हमें इस नए सीरियाई शासन के साथ पहले ही काफी परेशानी है। और ये विचार कि तुर्की अपने बलों को तुर्की से सीरिया में किसी भी महत्वपूर्ण तरीके से किसी भी बड़े पैमाने पर भेजेगा, ये विचार कि तुर्की, जिसका इजराइल के साथ बहुत टकरावपूर्ण संबंध है, उसे सीरिया में इजराइल के और करीब सैन्य ठिकाने बनाने की अनुमति दी जाएगी। और आप कहेंगे ठीक है, ये सिर्फ उत्तरी सीरिया में है, लेकिन हमें इस बात का डर होगा कि ये प्रभाव उत्तरी सीरिया से शुरू होकर फिर मध्य सीरिया तक चला जाएगा। और अगली बात जो हमें पता चलती है वो ये है कि तुर्की की सेनाएं इजराइल की सीमा के करीब आ गई है। और ये विचार कि इजराइल रेखा खींचना चाहता था और कहना चाहता था, माफ कीजिए, हम सीरिया के बारे में चर्चा करेंगे, हम इस शासन का भविष्य क्या है इस पर बात करेंगे। लेकिन ये विचार कि तुर्की अपनी सैन्य ताकतों को उन्हें पहले से तैनात करके इजराइल के करीब सीरियाई संप्रभु भूमि पर रख सके, ये ऐसी बात है जिसे इजराइल ने अस्वीकार्य बताया है। अगर मैं अमेरिकी इतिहास से शीत युद्ध की एक उपमा का इस्तेमाल करूं, जैसे रूस नहीं चाहता था कि सोवियत संघ क्यूबा या अमेरिकी महाद्वीप के किसी भी स्थान पर हो, वैसे ही हम नहीं चाहते कि तुर्की की सेना इजराइल की सीमाओं के पास कहीं भी हो। और यही फर्क है हमारे और अमेरिका के बीच। मुझे नहीं पता कि अमेरिका इसे समझता है या नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है। अब वैसे इससे पहले कि मैं इसका जवाब दूं आपके इस मुद्दे पर कि क्या तुर्की ईरान जितना बुरा है या नहीं वगैरह, मैं बस दर्शकों को बता दूं कि आज हम अपना पॉडकास्ट दूर से कर रहे हैं। आज बुधवार है, तारीख है 26 अगस्त, और मुझे एक पल के लिए सोचना पड़ा। और मार्क, आप मुझसे न्यूजीलैंड से बात कर रहे हैं, मैं तेल अवीव में हूँ। हम दोनों में से कोई भी यरूशलेम जेएनएस स्टूडियो में नहीं है, और आप एक अलग टाइम जोन में हैं वगैरह। मैं बस ये बात बताना चाहती थी, अगर ये हमारे आम तौर पर दिखने से हाँ, अलग मैं लगे। इस समय में आगे हूँ। यहाँ 9 बजे हैं। यहाँ न्यूजीलैंड में रात के 9 बजे के बाद का समय है। और यहाँ तेल अवीव में दोपहर का समय है। तो मैं जवाब दूंगी। मुझे नहीं पता कि तुर्की ईरान के बाद अगला है या नहीं, जब वहाँ की सरकार गिरती है वगैरह, लेकिन जो मैं जानती हूँ, और यही वो जगह है जहाँ आप और मैं दशकों से, मेरा मतलब है कम से कम कई सालों से असहमत रहे हैं। मैं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के खिलाफ लिखती रही हूँ, जो खुले तौर पर यहूदी विरोधी हैं। वो इजराइल से नफरत करते हैं, वो नेतन्याहू को हिटलर कहते हैं। उन्होंने तुर्की के अधिकारियों ने कहा है कि वे यरूशलेम पर कब्जा करेंगे वगैरह वगैरह। तो आप जानते हैं, आप कहते हैं हाँ, वे ऑटोमन साम्राज्य को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। वे जो भी फिर से स्थापित करना चाहते हैं, वे हमास के समर्थक भी हैं। उन्होंने युद्ध के दौरान हमास को शरण दी। वे जो फ्री गाजा फ्लोटिला कहलाते हैं, वे सभी तुर्की से शुरू हुए थे। सभी नहीं, लेकिन कई तुर्की से ही शुरू हुए थे। और निश्चित रूप से मूल मावी मरमारा वाला भी तुर्की से ही शुरू हुआ था। टर्की, हालांकि हमारे और टर्की के बीच आधिकारिक दुश्मनी का दर्जा नहीं है, वे हमारे दुश्मन हैं। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी अब ये कहना शुरू कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है, एर्दोगान की हिम्मत कैसे हुई मुझे आलोचना करने की, और वे और बेहतर होगा कि वो ऐसा न करे। मूल रूप से नेतन्याहू ने कहा है कि एर्दोगान को अपनी हद में रहना चाहिए, क्योंकि हम ऐसी किसी भी बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो कोई आक्रामक कदम हो या उनके द्वारा दिया गया कोई बयान। अब इजरायली, जो पहले बड़ी संख्या में टूरिस्ट के तौर पर तुर्की जाया करते थे, क्योंकि वो सच में बहुत पास है, मेरा मतलब है लोग इस बात को समझते नहीं हैं। अगर आप तेल अवीव से हवाई जहाज में बैठे तो आप तुर्की उतनी ही जल्दी पहुंच सकते हैं जितनी देर में आप यरूशलेम से तेल अवीव दाढ़ी से पहुंचते हैं। ये सच में बहुत छोटी हवाई यात्रा है, और आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही सस्ती छुट्टियों की जगह भी थी। तुर्की में बहुत खूबसूरत जगह हैं। इजराइल ने भी तुर्की की भूकंप जैसी आपदाओं में मदद की थी वगैरह। लेकिन अब धीरे धीरे इजरायली लोगों ने तुर्की को पर्यटन स्थल के तौर पर चुनना बंद कर दिया है, क्योंकि वहां जाना खतरनाक हो गया है। और तुर्कों को इजराइल और यहूदियों से नफरत करना सिखाया जाता है, हालांकि उनमें से सभी ऐसा नहीं करते।
और निश्चित रूप से वहाँ के बाज़ारों में, खुले बाज़ारों में लोग इज़राइली लोगों को बहुत पसंद करते थे, क्योंकि इज़राइली तुर्की जाते थे और वहाँ खूब पैसे खर्च करते थे। और तुर्की के होटलों में भी ऐसे रिज़ॉर्ट्स हैं, जहाँ आप अपने सभी बच्चों को ला सकते हैं, जहाँ पूरे दिन खाना, स्विमिंग पूल और बेबी सिटिंग जैसी सभी सुविधाएँ एक तय कीमत पर मिलती हैं। और अब इजरायली लोग कह रहे हैं नहीं धन्यवाद। मुझे लगता है नहीं धन्यवाद। इसके अलावा इजरायली लोग मेडिकल प्रक्रियाओं के लिए भी तुर्की जा रहे थे, जो वहाँ सस्ती थी, जैसे दांतों में इम्प्लांट, बालों का इम्प्लांट, बोटॉक्स और इस तरह की तमाम चीजें। और अब ये सब खत्म हो रहा है, क्योंकि तुर्की में होना वाकई बहुत डरावना लगता है, क्योंकि अगर कुछ भी हो जाए या कोई, जैसे अगर कोई फ्री फ्री फिलिस्तीन रैली हो जाए और कोई इजरायली वहाँ अकेला हो, तो वो मुसीबत में पड़ जाएगा। और इसलिए आप जानते हैं, टर्की ने ऐसा करके अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। आप सोचेंगे कि तुर्की इजराइल को अपना सहयोगी बनाकर खुश होगा, क्योंकि फिर से सिर्फ पर्यटन के नजरिए से भी, लेकिन नहीं। और वैसे जैसा कि मैंने उन सभी देशों के बारे में कहा है जहां इजरायली बड़ी संख्या में जाते हैं, पैसे खर्च करते हैं और वहां छुट्टियां मनाते हैं, जैसा कि मैं कहती हूँ, ये कभी दो तरफा नहीं होता। मेरा मतलब है, तुर्क लोग छुट्टियां मनाने के लिए इजराइल नहीं आते, भले ही वहां की फ्लाइट भी सिर्फ 45 मिनट या जितनी भी हो। तो रूठी, ये एक बात है जो मैं जवाब दूंगा और मुझे मानना पड़ेगा, मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि मैं उन इजरायलियों में से एक हूँ, शायद लाखों इजरायलियों में से, जो छुट्टियां तुर्की में बिताते हैं। मैं वहाँ 2 बार गया हूँ। मैं वहाँ एक बार अपनी 10वीं शादी की सालगिरह पर गया था और हाल ही में छुट्टियां मनाने भी गया था। मैं भी गया था, जाहिर हम है, सब गए थे, हम सब गए 7 थे। अक्टूबर से पहले। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि एक और बात थी कि टर्किश एयरलाइंस हर दिन तेल अवीव से 2 उड़ानें चलाया करती थी और वहां से आप दुनिया में कहीं भी जा सकते थे, क्योंकि इस्तांबुल एक बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय हब है। और मैं दूसरे देशों में गया हूं और टर्किश एयरलाइंस पर हमेशा बहुत अच्छा किराया मिलता था और बहुत सारे इजरायलियों की तरह मैंने भी ऐसा ही किया। तो मैं, अगर हम एक पल के लिए थोड़ा गंभीर हो जाए रूथी, तो आप सही कहती हैं जब आप कहती है कि तुर्की के नेता ने बहुत ही आपत्तिजनक बातें कही हैं। उसने खुलेआम यहूदी विरोधी बातें कही हैं। जैसा कि आपने कहा, उसने नेतन्याहू को हिटलर कहा। उसके पास यहूदी विरोधी बयानों का पूरा रिकॉर्ड है और ये सिर्फ बातें नहीं हैं। और आप सही थीं जब आपने उसके हमास के साथ बहुत खास और करीबी रिश्ते की ओर इशारा किया, जो सिर्फ जुबानी नहीं है। दुर्भाग्यवश हम जानते हैं कि अतीत में तुर्की ने हमास को तुर्की की जमीन से इजरायलियों के खिलाफ सैन्य गतिविधियां चलाने की वास्तव में अनुमति दी है। तो वहां एक बहुत बड़ी समस्या है। मुझे लगता है हालांकि तुर्की की स्थिति में एक खास बारीकी या जटिलता है, क्योंकि वही नेता है, उनके यहूदी विरोधी बयानों और हमास से उनके संबंधों के साथ, वही नेता जिन्होंने 2022 में इजरायल के राष्ट्रपति इज़ाक हर्ज़ोग के लिए रेड कारपेट बिछाया था और दोस्ताना रवैया दिखाया और कहा कि वो बेहतर रिश्ते चाहते हैं। और अक्टूबर 2023 से ठीक पहले, ये सितंबर 23 में था, जब उन्होंने वास्तव में संयुक्त राष्ट्र में नेतन्याहू से मुलाकात की थी ताकि रिश्ते को स्थिर किया जा सके। और ये ऐसी चीज है जो ना तो हमास, ना ही हिजबुल्लाह, ना ही ईरान कभी करेंगे। वे कभी भी इजरायलियों से नहीं मिलेंगे, सीधे इजरायलियों से बात नहीं करेंगे। और ये लगभग तुर्की के राष्ट्रपति की तरह है, जैसे डॉक्टर जेकिल और मिस्टर हाइड। वो कभी कभी बहुत दोस्ताना और अच्छे हो सकते हैं और कभी कभी वो खुद को एक सच्चा यहूदी विरोधी साबित करते हैं, जो यहूदी राज्य से नफरत करता है और हमारे सबसे क्रूर दुश्मनों का समर्थन करता है। और वहाँ एक जटिलता है, और मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि ये उनकी व्यक्तित्व के बारे में है या यह व्यवहारिक सत्ता राजनीति के बारे में है। और कभी कभी उनके हित में इजराइल के प्रति अच्छा होना होता है और कभी कभी उनके हित में इजराइल के प्रति अच्छा न होना होता है। इजराइल में एक कहावत हुआ करती थी, जब भी तुर्की में चुनाव होते थे और वो एक तरह के इस्लामवादी समर्थक तबके को खुश करने की कोशिश करते थे जो हमें पसंद नहीं करता, और जब चुनाव खत्म हो जाते थे तो वो इजराइल के प्रति ज्यादा अच्छा हो सकते थे। तो ये मुश्किल है, मेरे लिए मुश्किल है। जैसा कि आप कहते हैं, उन्हें कानूनी रूप से दुश्मन के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। वो निश्चित रूप से एक प्रतिद्वंद्वी है, वो निश्चित रूप से एक चुनौती है, और कई इजरायलियों के लिए वो एक खतरा है। और हम इसे कैसे संभालें, ये जानते हुए कि वो ट्रंप के अच्छे दोस्त हैं, अमेरिका के अच्छे दोस्त हैं और नेटो के सदस्य हैं। मुझे लगता है कि ये इजरायली नेताओं के लिए एक चुनौती है। और इसमें कोई सवाल नहीं है। और मुझे कहना होगा, आज कोई भी इजरायली नेता नहीं है जो उभरता हुआ दिखता हो। मुझे पता है कि हमारे चुनाव 2 महीने में होने वाले हैं। क्षितिज पे या पहले भी कोई इजरायली नेता नहीं है। मैं किसी को भी नहीं देख सकती जो इन नाजुक संबंधों को दुश्मनों और ट्रंप प्रशासन समेत हर तरफ के मोर्चों पर संभाल सके।
पहले बाइडेन प्रशासन, फिर ट्रंप प्रशासन, फिर ये सारे अलग-अलग रिश्ते आप उन्हें कहते हैं, आप एर्दोगन को प्रतिद्वंदी कहते हैं। ठीक है, मैं उन्हें दुश्मन कहती हूँ। मुझे नहीं पता नाम चाहे जो भी दें, क्योंकि वो हमसे नफ़रत करते हैं और ये बात वो साफ कर देते हैं और वो खुशी-खुशी देखेंगे कि हम नक्शे से मिट जाएँ। लेकिन मैं कह रही हूँ कि इससे निपटने के लिए आपको किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जो ये रास्ता निकाल सके कि इसे कैसे किया जाए, बिना राष्ट्रपति ट्रंप को नाराज़ किए, बिना अपनी ही साझेदारियों को, अपने ही क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़े। और ये काफ़ी चमत्कारी है कि अब तक उन्होंने ये कर भी दिखाया है। और आप जानती हैं, हमें नहीं पता कि नेतन्याहू अगले चुनाव में फिर से चुने जाएंगे या नहीं। लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहुत कुशलता से संभाला है। यही वजह है कि ये इतना अनुचित लगता है। वे आलोचक जो उन पर आरोप लगाते हैं कि उन्होंने इज़राइल को दुनिया में अलग-थलग कर दिया है वगैरह, मेरी राय में नेतन्याहू से बेहतर शतरंज कोई नहीं खेल पाया है। तो हम अपने पॉडकास्ट के अंत की ओर आ रहे हैं। हम आधे घंटे का निशान पार कर चुके हैं और आमतौर पर हम कहते हैं कि हम 30 मिनट तक बात करते हैं और फिर हम विदा ले लेते हैं ताकि हमारे दर्शक और श्रोता कुछ और सुन सके या कोई और पॉडकास्ट देख सके। बिल्कुल हमारे जितना अच्छा तो नहीं जाहिर है, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल कहूंगा नहीं। कि अगर हम इजरायली प्रधानमंत्री के बारे में बात करें, और मुझे लगता है कि इजराइल में उनके राजनीतिक विरोधी भी इसे स्वीकार करेंगे। ये एक व्यक्ति है जिसके पास राजनयिक अनुभव है, राजनयिक क्षमताएं हैं, जो बेजोड़ है। हाँ, वो उन्हें पता है कि कैसे, आप जानते हैं, बातचीत करनी है। और मुझे लगता है कि कई इजरायली, यहाँ तक कि जो उन्हें पसंद नहीं करते, ये मानेंगे कि जब व्हाइट हाउस के दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ आमने सामने होते हैं, तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसे पता है कि इजराइल के हितों के लिए मजबूती से कैसे खड़ा होना है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति को, जो एक करीबी और अच्छे दोस्त है, नाराज किए बिना। और ये एक उदाहरण है जहां अमेरिकी हित कई जगहों पर इजराइल और अमेरिका एक जैसी सोच रखते हैं। लेकिन तुर्की की नई सरकार और तुर्की की पुरानी सरकार के बारे में मेरा मतलब है, तुर्की के राष्ट्रपति वहां सदी की शुरुआत से ही सब कुछ चला रहे हैं। इन दोनों मामलों में मुझे पक्का नहीं है कि पूरी तरह से मतभेद है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका और इजराइल अलग-अलग सोच रखते हैं और इन मतभेदों को संभालना जरूरी है। और ये इजरायली नेतृत्व की जिम्मेदारी है कि वे इसे समझदारी से करें। एक प्रभावी तरीके से, ऐसे तरीके से जिसमें हम अमेरिकियों के प्रति सम्मान दिखाएं, लेकिन अपनी स्थिति भी स्पष्ट करें। बिल्कुल, मैं बस आप ही कही एक बात से असहमत हूँ, बाकी सब बातों से मैं सहमत हूँ। बस उनके घरेलू आलोचकों को श्रेय देने की बात छोड़कर, जो ये नहीं मानते, वे जानते हैं कि वो समझदार हैं और सब कुछ। लेकिन मुझे आपको बताना होगा, उनके खिलाफ जो क्रूर आरोप लगाए गए हैं, इजरायली प्रेस और वामपंथी प्रेस में उनके बारे में जो मजाक उड़ाया गया कि कैसे ट्रंप हमेशा उन पर गुस्सा रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई दरार रहती है। जब वो राष्ट्रपति ट्रंप से निजी तौर पर मिलते हैं, तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो खुशामद कर रहे हैं। तो मैं आपसे सहमत नहीं हूं कि इजराइल में हर कोई नेतन्याहू की सराहना करता है, इजराइल के हितों की रक्षा कर रहे हैं। वामपंथी ऐसा नहीं सोचते। सबसे पहले मेरी राय में वामपंथी इजराइल के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो जाहिर है, मुझे नहीं लगता कि वे सोचते हैं कि नेतन्याहू कर रहे हैं। लेकिन मैं उनकी आलोचनाओं की बात कर रही हूँ। देखिए, अपने प्रधानमंत्री में आलोचना करने लायक कोई ना कोई बात हमेशा होती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता आप कौन हैं, कहाँ हैं, लेकिन उनके द्वारा उन पर किए गए हमले 99% झूठे, अन्यायपूर्ण हैं और इस ओर लक्षित हैं। वे वैध आलोचना से ज्यादा मानहानि जैसी हैं। तो हम यही छोड़ेंगे क्योंकि हम तय समय से थोड़ा आगे निकल गए हैं। रुथी, मैं बस आपसे एक बात कहूंगा। मैंने आज यहाँ न्यूजीलैंड में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बात की थी और एक महिला मेरे पास आई, और अगर वो देख रही हैं तो मैं उन्हें नमस्कार भेजता हूँ। उन्होंने कहा, हर हफ्ते, यहाँ तक कि दूर न्यूजीलैंड में भी, न्यूजीलैंड से ज्यादा इजराइल से दूर कोई जगह नहीं है। यहाँ तक कि न्यूजीलैंड में भी हमारे पास वफादार दर्शक हैं, लोग जो इजराइल अनडिप्लोमैटिक सुनते हैं, जो हर हफ्ते इजराइल अनडिप्लोमैटिक देखते हैं। और ये जानकर मुझे मुस्कान आई कि न्यूजीलैंड में भी हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें बहुत करीब से फॉलो करते हैं। वाह, ये बहुत शानदार है। और इससे मुझे याद आता है कि मैं उन सभी से अनुरोध करूं जो इस प्रसारण का आनंद देते हैं कि कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और इससे हमें खुशी मिलेगी। अगले हफ्ते तक, मार्क। मैं आपसे तब मिलूंगा, रूथी।